हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई क्लास जो कि चैप्टर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे जो हमारे इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस हमारे डिलीटेड पोर्शन से उन क्वेश्चन को हम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, ज़्यादा उनको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बाकी उनको स्किप नहीं करेंगे। इंडिविजुअल नॉलेज के लिए हम उनको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद उनको स्किप कर देंगे। चाहिए शुरुआत करते हैं बेटा हमारे क्वेश्चंस की दैट आर बेस्ड ऑन अवर बोर्ड एग्जाम, जो कि हमारे पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लास्ट 15 ईयर या 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। अब एक बात आप ध्यान रखना बेटा, इसमें जो क्वेश्चन रिपीट होगा उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बोर्ड उन क्वेश्चंस को बार बार पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वो क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे इस सेशन को। देखिए, Why was Council National Manufacturing Competitiveness Council have been set up? हमने नेशनल NMCC, क्या था बेटा NMCC, इसके बारे में मैंने वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था। ये किया था, गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था, लेकिन क्यों? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, ताकि हमारी क्या इंक्रीज हो सके बेटा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था व्हाट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, कि मैन्युफैक्चरिंग क्या हमें प्रेडिक्ट किया था कि क्या अचीव कर सकते हैं इट टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स में। टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, किसको इम्प्रूव करने के लिए बेटा, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था व्हाट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, कि नेक्स्ट डिकेड्स में हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या अचीव करेगी, उसके बारे में इसलिए इसको सेटअप किया गया। तो क्या होगी बेटा, दो ही चीजें होगी, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमिस्ट ताकि प्रेडिक्ट कर सके व्हाट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, कि हमारा जो नेक्स्ट डिकेड आएगा उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितना ग्रोथ करेंगी और उस ग्रोथ के बाद कितना वो आगे जा पाएंगी। देखिए, वाई इज द लिस्ट कॉस्ट नोन एज द डिसीजन मेकिंग फैक्टर बोला जाता है। लिस्ट कॉस्ट का मतलब है बेटा, आपको जो भी चीज मिल रही है ना, आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मान लिया आपने एक प्रोडक्ट को बनाया, उसमें सब चीजों को इंक्लूड करने के बाद लेबर को भी, पावर को भी, रॉ मटेरियल को भी, सब चीजों को आपने उसमें इंक्लूड कर दिया। उसके बाद उसकी जो लागत होती है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, कि भाई इतने में हमारा ये बनकर तैयार हो गया बेटा, इतने में हमारा जो ये प्रोडक्ट है बनकर तैयार होगा, तो दैट इज कोट एज नो कॉस्ट बोला जाता है बेटा, उसको उस प्रोडक्ट की क्या बोला जाता है, कॉस्ट बोला जाता है। लेकिन लिस्ट कॉस्ट क्या होती है, कम से कम कितने रुपए में कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम लिस्ट कॉस्ट बोलते हैं बेटा, नॉन एज डिसीजन मेकिंग फैक्टर। क्यों बोला जाता है आइडियल लोकेशन के लिए, क्योंकि देखो इंडस्ट्री का जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है बेटा, जब वो होता है आपका डिफरेंस होता है, वो क्या होता है आपका डिफरेंस होता है किन चीजों के बीच में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज नोन एज कॉस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। जो हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज नोन एज द कॉस्ट, सॉरी, प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। और उनका मेन एम क्या होता है बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना है। तो अगर आपकी कॉस्ट लिस्ट होगी, लिस्ट का मतलब कॉस्ट तो कम होगी, और सेलिंग प्राइस चाहे आप सेम भी रख लीजिए तब भी आपका प्रॉफिट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। देखो प्रॉफिट दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करके या कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज करके। तो यहाँ पे हम कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो लागत आई है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, अगर वो कम है तो उसको हम बोलेंगे लीस्ट कॉस्ट बोलेंगे बेटा। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पर होती है, क्योंकि इसकी लोकेशन के लिए वेरियस फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। जो लोगों के बारे में जान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, पावर जनरेशन कैसी है, लेबर की कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल के बारे में जानना पड़ता है, कि ह्यूमन फोर्स के बारे में जानना पड़ता है, क्लाइमेट कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन का कैसे सिस्टम है। अब जो किसी भी प्रोडक्ट है ना बेटा, उसकी कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूड होता है। रॉ मटेरियल में कितने पैसे लगे, रॉ मटेरियल के साथ साथ में जब हम पूरी टोटल क्वांटिटी को, जैसे ध्यान रखना बेटा, टोटल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर दें, हमारे टोटल जितने पैसे हमारे रुपए हमारे पास आए हैं, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और टोटल जो रुपए लगे उसको बनाने में, उसको टोटल क्वांटिटी से जो कर दें तो एक यूनिट का क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो हमें इसके तरीके से हम कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे प्रॉफिट के अनुसार चलते हैं। तो अगर हम कॉस्ट को बिल्कुल डिक्रीज कर दें
तो उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पर होती है वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इधर अवेलेबल, या तो अवेलेबल हो और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट, और किसमें कॉस्ट में उसके बेटा किसमें अरेंज हो उसके लोअर कॉस्ट में क्या किया जा सके, उसको अरेंज किया जा सके। तो इसीलिए बेटा वो क्या होती है उनके लिए लिस्ट कॉस्ट जो होती है बेटा डिसीजन मेकिंग में सबसे हेल्प करता है बेटा ये फैक्टर आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री में। मैं दोबारा बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पर होनी चाहिए where all the factors of industrial locations are either available और can be arranged at lower cost। या तो देखो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी आएगी ना बेटा, लोवेस्ट कॉस्ट तो तब होगी ना जब वहां पे अवेलेबिलिटी होगी। देखो आप लेबर की कॉस्ट को कम तो तब करोगे ना जब आपके लिए लेबर अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले जो मी चीज आती है वो आती है अवेलेबिलिटी। भाई अवेलेबिलिटी कितनी है, वहां पे कितने लेबर्स हैं जो बेटा अवेलेबल हो सकते हैं, और उसके बाद आएगी बेटा उन सब की कॉस्ट। तो वो पैसे जितने कम लेंगे बेटा तो उसके अनुसार अगर वो पैसे कम लेगा तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। देखो manufacturing activity tends to locate at the cost most appropriate place where all factor of industrial location are either available, या तो अवेलेबल है और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट, ताकि इसको चीप लेबर मिले। चीप लेबर भी इससे क्या होती है बेटा, लिस्ट कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल कम पैसे का मिलता है, लिस्ट कॉस्ट होती है। रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट दूर से नहीं करना पड़ता, नजदीक ही मिल जाता है, तो लिस्ट कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट कॉस्ट हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो लिस्ट कॉस्ट हमारा एक मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा फिनोमेना होता है जिसके द्वारा किसी भी इंडस्ट्री को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बार बता चुका हूँ बेटा, प्रोडक्शन करना लार्ज क्वांटिटीज में, मास प्रोडक्शन में क्या करना है बेटा, प्रोडक्शन करना, और फ्रॉम रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देना बेटा, वैल्यूएबल्स में कन्वर्ट कर देना। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, तो इसके हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। व्हाट इज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, बताया था वीडियो में आपको, जब एक इंडस्ट्री एक अर्बन एरिया में जो आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जहाँ पे इंश्योरेंस भी है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है, जहाँ पे मार्केट भी है, जहाँ पे बैंकिंग भी है, सारी सुविधाएं हैं, तो इन एडवांटेजेस का फायदा उठाने के लिए जब एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक साथ आता है प्रॉफिट करने के लिए, उनको एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोला जाता है, दैट इज नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। इसने क्या बोला है, मैनी इंडस्ट्रीज दैट टेंड टू कम टुगेदर, जब क्या आ जाए बेटा, ये केम टुगेदर हो जाए, टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस ऑफर्ड किए हैं बाय द अर्बन सेंटर्स, किसने, अर्बन सेंटर ने, इसमें लाइफ मार्केट में, एंड सर्विस आर नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, दैट इज नोन एज, उनको हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं बेटा। आगे देखिए, दोबारा बता देता हूँ, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एडवांटेजेस का ऑफर्ड किए हैं जो अर्बन ने, उसका फायदा उठाने के लिए, टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन, देन सो मेनी कंपनीज और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज केम टुगेदर टू द अर्बन एरिया फॉर देयर बिजनेस इन दैट मार्केट, इज नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी बोलते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन पढ़ लीजिए, ध्यान रखना, छोटा नागपुर रीजन है ना जो झारखंड का बेटा, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसकी बेटा, आयरन एंड स्टील की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वहीं पे है। तो आपके थोड़े से क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू से रिलेटेड थे, अब आपके क्वेश्चन आते हैं जो 3 मार्क्स के लिए है बेटा, 3 मार्क्स के लिए अवेलेबल है आज। अब हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हाउ हैज द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इसने बोला कि एवर हमेशा इंक्रीजिंग नंबर होता रहे इंडस्ट्रीज का, इन इंडिया मेड worse position by exerting pressure on the existing fresh water resources, इन्होंने वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या डाल दिया बेटा, प्रेशर डाल दिया। एक तरीके से इसको ऐसे समझिए कि अगर इंडस्ट्रीज में इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो अगर इंडस्ट्रीज आपकी इंक्रीज होती जा रही है, तो इंक्रीज इंडस्ट्रीज के साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के द्वारा वाटर पोल्यूशन होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके जो एफ्लुएंट्स वो वाटर में जाते हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रेन वाटर के साथ उनके जो केमिकल्स वगैरह पड़े हैं बेटा लैंड के ऊपर, वो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तो सो दैट from the industries the water resources, so the water area like groundwater and the water from the rivers and stream also polluted, ये polluted होता है। इसने कैसे प्रेशर डाला बेटा, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। देखिए, Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them बेटा। इंडस्ट्रीज being heavy users of water के साथ साथ उनको पावर भी चाहिए बेटा, इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है बेटा, पावर की। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी
MNCs आर एग्जिस्टिंग प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। बेटा देखो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज का मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज बेटा एज कॉमन प्लेस हो गया बेटा इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मेनी MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की जो यूनिट्स हो गई बेटा आर एग्जर्टिंग प्रेशर डाल दी किसके ऊपर बेटा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलोड बाय द अर्बनाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा किसके बाद द्वारा फॉलो किया जाएगा अर्बनाइजेशन, मल्टीप्लाइंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं बेटा कौन, ये आपकी जो इंडस्ट्री होती है बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं बेटा वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। एंड एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज के ऊपर उनके द्वारा हमारा डिप्लेशन होता है पानी का। तो ये था हमारा बेटा किस तरीके से हमारी इंक्रीज इंडस्ट्रीज ने किस तरीके से हमारे वाटर के ऊपर इफेक्ट डाला और लैंड और वाटर डिग्रेडेशन करने में वो अपनी सहायता की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था उसको देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, ये था इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स वाटर, क्या बेटा हैवी यूजर्स हैं बेटा और इनको पावर भी चाहिए, क्या चाहिए बेटा इनको पावर भी चाहिए। और लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज ने बेटा इन्होंने प्रेशर डाल दिया, जो एमएनसी वगैरह आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है बेटा प्रेशर डाला किसके ऊपर फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज के ऊपर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ इसने फार्मेनाइजेशन को फॉलो किया जिससे क्या प्रॉब्लम आपकी राइज हो गई है बेटा वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम राइज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, Why do we have maximum concentration of iron and steel industry in छोटा नागपुर? ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन बार बार रिपीट होता है तो देख लेते हैं क्यों होता है एक बार, इससे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में ये है क्या, है तो इंडस्ट्री ही ना, तो इंडस्ट्री है जहाँ पे आयरन और है वहाँ पे रो मटेरियल कर दीजिए, तो ये आपकी सारी की सारी पता लग जाएगा कि भाई आइडियल इंडस्ट्री लोकेशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये चीप लेबर तो इसको भी चाहिएगा ना। जैसे क्वेश्चन में देखिए इसने बोला लो कॉस्ट ऑफ आयरन, और अगर ये किसी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में होता तो आयरन को चेंज कर देते हैं, हम उसका नाम लिख देते हैं। या कॉमनली किसी भी इंडस्ट्री के लिए पूछा होगा तो हम क्या बोल देंगे लो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल प्रोक्सिमिटी, चीप लेबर है, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल होम मार्केट में है, गुड ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये सारे इंडस्ट्रियल की आइडियल लोकेशन के लिए होते हैं। तो आंसर सेम टू सेम हो सकता है, बस हमें दो चीजों को हटाना पड़ेगा, दैट इज आयरन ओर। अगर मैं इस आयरन ओर को हटा दूं तो क्वेश्चन सेम टू सेम बन जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल for the concentration of any industry in a particular area। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, what are the responsible factors which are responsible for the location of any industry or any industry, so that the industry in that particular area, what are the factors that will decide। आप आयरन ओर को हटाइए, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल की लेके आइए, हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल है, लेबर भी आपका चीप है, वास्ट ग्रोथ है बेटा किसकी पोटेंशियल की होम मार्केट में, गुड ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है और अवेलेबिलिटी ऑफ किसके बेटा वाटर के रिसोर्सेज की है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील कंट्री, इंडिया क्या बेटा आयरन एंड स्टील की प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो परफॉर्म किया बेटा पोटेंशियल के लिए उसके हिसाब से बताना। देखो हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल है जिसके कारण हो सकता है, लो प्रोडक्टिविटी है लेबर्स की, इरेगुलर सप्लाई एनर्जी की, और पुअर क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा, तो इसलिए हम एबल नहीं हो रहे फुल पोटेंशियल को करने में। तो ये कुछ समस्याएं बेटा जो किसी इंडस्ट्री के आगे भी आ सकती है और दूसरे के आगे आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर ने बूस्ट दिया है किसको, एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताना है बेटा। देखिए एग्रीकल्चर बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर सबसे पहले क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाता है। रॉ मटेरियल को प्रोवाइड किस लिए किस तरीके से करवाता है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, या कॉटन की इंडस्ट्री है, या जूट की इंडस्ट्री है, या जूट की इंडस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे शुगर की इंडस्ट्री, इन सबको क्या देगा रॉ मटेरियल देगा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उसमें लेबर जो जाते हैं वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही तो जाते हैं, तो ये भी हमारा एक मेन हो सकता है कि जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज है बेटा उन इंडस्ट्रीज में भी क्या जाते हैं आपके रॉ मटेरियल्स के अलावा जो लेबर जाता है वो भी किससे जाता है बेटा हमारा इन इंडस्ट्रीज से ही जाता है बेटा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, तो भी किससे जाता है बेटा इंडस्ट्रीज से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए क्या मार्केट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर आते हैं या मॉडर्न के इनपुट्स आते हैं या फिर कोई भी इनपुट्स वगैरह आ रहा है बेटा आपके, इसमें वो किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, वो आ रहे हैं आपके एग्रीकल्चर में किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वजह से। तो मार्केट भी कहाँ बेटा एग्रीकल्चर की, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री है, या अदर इक्विपमेंट है बेटा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्रीज हैं, इंसेक्टिसाइड्स की इंडस्ट्रीज है, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज को क्या रूप देता है बेटा मार्केट के रूप में, मार्केट में अवेलेबल करवाता है, कौन करवाता है बेटा वो एग्रीकल्चर करवाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा क्या है इसमें,
एग्रीकल्चर हेल्प बूस्ट न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्या करता है बेटा, न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को क्या करता है बेटा, बूस्ट करवाता है, उसे हेल्प करता है उनको बूस्ट करने में। इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर और एडिबल ऑयल ऑल आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये सारी कौन सी इंडस्ट्रीज होती है बेटा, एग्रो बेस्ड होती है। जैसे कॉटन की लगा लो, जूट देखो जूट जाता है, सिल्क देखो ये भी एग्रीकल्चर से जाता है, वुलन के लिए भी एग्रीकल्चर, शुगर के लिए भी एग्रीकल्चर और एडिबल ऑयल के लिए भी क्या जाता है बेटा, एग्रीकल्चर से ही जाता है। सो वी कैन से दैट दीज एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज आपके सामने है बेटा, ये किसके ऊपर बेस करती हैं, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल के ऊपर बेस करती हैं। आगे देखिए, तो समझ में आ गया ना बेटा, पहले वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी देता है, मार्केट भी देता है, बूस्ट भी करता है, और सारे के सारे बेटा इन्हीं एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, आपकी बेस करती हैं। थ्री मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन कॉटन टेक्सटाइल। तीन हमें मेजर प्रॉब्लम्स बतानी है जो किसके द्वारा फेस की जा रही है बेटा, हमारे वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर द्वारा। मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोडक्शन एज इट इज स्टोल नॉट एनफ टू इम्पोर्ट आर नीडेड, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया लेकिन नॉट इनफ नहीं है, फिर भी क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इरेटिक पावर सप्लाई, इरेटिक पावर का मतलब जो इरेटेबल करती है, तो बहुत सारी कंपनीज की प्रॉब्लम होगी बेटा। इरेटिक पावर जो सप्लाई है, ये तो आपने स्टील में भी देखा था। और आउटडेटेड मशीनरी हमारे पास होगी, दैट इज द अनदर रीजन। आउटपुट ऑफ लेबर कैपिटल लो है, कहने का मतलब हमारे पास स्किल्ड लेबर्स नहीं है, क्योंकि स्किल्ड लेबर्स होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे बेटा, अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे और आउटपुट अच्छी ले पाएंगे। स्टिफ कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कड़ा कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर्स के साथ, तो उसमें हम क्या नहीं कर पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे। दैट इज द, यही था आपके थ्री मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, जो कि तीनों में आते हैं। आगे देखिए, Why there is a tendency for the sugar mills to concentrate in southern state of India in recent years बेटा, एक टेंडेंसी है बेटा किसकी, शुगर मिल्स की कंसंट्रेट करने की साउथर्न स्टेट में, क्यों हुई है बेटा आपकी शुगर इंडस्ट्री। वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। शुगर कैन दैट ग्रो देयर एज ए हायर सुक्रेज कंटेंट होता है, फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करवाता है लोअर क्रशिंग पीरियड के लिए, ग्रोइंग सीजन के लिए, कोऑपरेटिव और सक्सेसफुल इन स्टेट्स में, और मॉडर्न मिल्स है विद क्रशिंग कैपेसिटी। और मॉडर्न मिल्स की कैसी कैपेसिटी है बेटा, कंस्ट्रक्शन की, उनकी कैसी कैपेसिटी, क्रीसिंग की कैपेसिटीज है। एनालाइज एनी थ्री मेजर चैलेंज फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, कोई भी थ्री चैलेंज बताने बेटा मेजर जो फेस करता है कौन, शुगर इंडस्ट्री इंडिया में। देखो, मेजर चैलेंज क्या है, सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री का है बेटा, ऑयल एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन के, ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है जब शुगर फैक्ट्रीज में, और नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज का यूज करना पड़ता है। ये था शुगर, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस से नहीं आने वाला है बेटा। डिफाइन द मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लासिफाई इंडस्ट्री, ये आ सकता है बेटा आपका। डिफाइन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताइए, एंड क्लासिफाई इंडस्ट्री ऑन द बेस सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, दो ही होती हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है बेटा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में भी आया, 13 में भी आया। देखो डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जब लार्ज क्वांटिटीज में किया जाता है, दैट इज मास प्रोडक्शन किया जाता है। और मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये हमारा प्रोडक्शन एक दो यूनिट में नहीं, बहुत सारे यूनिट में किया गया है, और वो हमारे बहुत सारे जो है ना, उन सब के लिए मास प्रोडक्शन किया गया। और इसमें किसको, रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा। तो ये भी आपका एक मेन रीजन होता है कि इस चीज के लिए, ये भी आपका मेन रीजन होता है मैन्युफैक्चरिंग बोलने का, कि उसको किसमें कन्वर्ट कर देना, एक रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल थिंग में कन्वर्ट कर देना, यही क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। सभी चीजों को जोड़ दीजिए। when there when there is a when there is a mass production of goods takes place along with the raw material is converted into valuable products is called as manufacturing बेटा। क्लासिफिकेशन के अनुसार से कौन सी है, एग्रो बेस्ड है। एग्रो बेस्ड कौन सी होती है, जिनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है बेटा, एग्रीकल्चर से आता है, ऑन बेस्ड ऑफ रॉ मटेरियल। अब एग्रीकल्चर से जो आता है वो कौन कौन सा आता है, जैसे जूट हो गया, शुगर केन हो गया, या आपका कॉटन हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा आपके, ये आपकी सारे के सारे क्या है, ये आपकी, ये सारी सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ये आपकी कौन सी है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन व्हाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात। बेटा क्या बोल रहा है, मिनरल बेस्ड में ऊपर वाले में क्या था बेटा, आयरन सील और सीमेंट था। एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स के बारे में बताना है बेटा, जिसके ऊपर कॉटन टेक्सटाइल जो है महाराष्ट्र और गुजरात में एग्जिस्ट है। ये भी आपका क्या है बेटा, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है। देखिए,
सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रो कॉटन की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल हैं। तो आपकी कौन सी अवेलेबल है बेटा, रेडी मार्केट्स वहाँ पे क्या है, अवेलेबल है बेटा। और दूसरा देखिए ऊपर क्या है, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो किसी भी इंडस्ट्रीज को चाहिए। डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो इंडस्ट्री की लोकेशन में इफेक्ट आएगा। वहां पे लोकेशन लेने के लिए 100 बार आपकी सोचेगा कोई भी व्यक्ति कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं है, तो रॉ मटेरियल को लेकर आना और फिनिश प्रोडक्ट को लेकर जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फील्ड ज्यादा लगेगा और जिससे कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर काम करती है, जहाँ पे लो कॉस्ट होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है सारी की सारी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ये भी इसका इफेक्ट पड़ेगा बेटा। तो आगे देखते हैं, मोस्ट क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर द कॉटन इंडस्ट्री, मोइस्ट क्लाइमेट जो है बेटा सुटेबल है कॉटन इंडस्ट्री के लिए, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। और देखो ये तो आप जैसे कॉटन इंडस्ट्री के अलावा किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो कि एविडेंट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है बेटा, जो कि चीप रेट पर है। चीप रेट पर अगर होगी तो बेटा तो वहां पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। मॉइस्ट क्लाइमेट है तो क्लाइमेट भी आपकी सभी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती है, तो ये सिर्फ शुगर के लिए नहीं है, कि सुटेबल क्लाइमेट वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सुटेबल हो बेटा। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेटा दो ही होती हैं। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर निकालोगे तो एक तो होती है बेटा बेसिस स्मॉल स्केल और एक होती है लार्ज स्केल। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये फ्रॉम द सिलेबस है। डिफरेंस अगर निकालोगे, इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ फॉर एनी इंडस्ट्री इट इज कंसिडर्ड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी क्या है बेटा आपकी, ये आपकी कौन सी इंडस्ट्री है बेटा, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। जैसे आयरन स्टील हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री, एनी अदर रेलेवेंट एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, स्मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम है, ये सारी की सारी कौन सी हैं, आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन जिसमें लेस देन 1 करोड़ होता है और इंडस्ट्री इज इज कंसिडर्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। और उससे आगे क्या आता है बेटा, क्लासिफाई कीजिए इंडस्ट्रीज को। तो ऊपर वाला आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करना कैपिटल के अनुसार, तो 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ आपकी इंडस्ट्रीज होती है बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। जिसमें मोर देन 1 करोड़ है दैट इज कॉल्ड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें 1 करोड़ से कम है दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो डिफरेंस क्या क्या बेटा, अगर मूवमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो मोर देन 1 करोड़ है, उसमें आती है आपकी आयरन एंड स्टील हो गया या सीमेंट की इंडस्ट्री हो गया। या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट आती है 1 करोड़ से लेस आती है, वो कौन सी हो जाती है बेटा, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो जाती है। क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो डिफरेंट कैसे होती हैं एक दूसरे से, उसके बारे में आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, बेटा उनको बेसिक बोलते हैं। जो अपने मटेरियल को सप्लाई करे दूसरी इंडस्ट्रीज के पास, किस चीज के लिए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पे आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील है, कॉपर स्मेल्टिंग है या फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है बेटा। दूसरे नंबर पर आती है आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स, जिसके जो प्रोडक्ट्स वो निकालती है वो डायरेक्ट कंज्यूम किए जाते हैं किसके द्वारा बेटा, कंज्यूमर्स के द्वारा। ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं बेटा कंज्यूमर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें बताई हैं बेटा, एक तो जो सप्लाई करे किसकी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स को, उनको बोलते हैं। जैसे अब आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना क्या भेजती है बेटा, रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज में भेज देती है, और कॉपर स्मेल्टिंग में और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, तो ताकि इंडस्ट्रीज में दूसरे गुड्स को बनाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जिन इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस गुड्स को बेटा डायरेक्ट भेज दिया जाता है किसके पास, कंज्यूमर्स के पास, दैट इज नोन एज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। और ये कौन कौन से होते हैं, शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सीविंग मशीन होगी, ये सारी की सारी होती हैं। एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो आपका लिबरलाइजेशन हुआ उसके बारे में बताइए। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन का क्या हुआ बेटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। जैसे
मल्टी यूटिलिटी ऑफ व्हीकल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। मल्टी यूटिलिटी का मतलब होता है वन व्हीलर हो गए, टू व्हीलर हो गए, थ्री व्हीलर्स हो गए या कार्स होगी, सारे के सारे ये सारे व्हीलर्स क्या हो गए बेटा, इंट्रोड्यूस्ड हो गए, क्या करने से, लिबरलाइजेशन करने से। और दूसरा क्या है आपका, द कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल्स आने लगे, क्योंकि आपकी जो थी बेटा, आपका ग्लोबलाइजेशन भी हो गया था और लिबरलाइजेशन भी हो गया था। और थर्ड, हेल्थी ग्रोथ हुई किसकी, मार्केट की। मार्केट की हेल्थी ग्रोथ क्यों हुई, क्योंकि अब लिबरलाइजेशन आ रहा है, तो जो लाइसेंस फ्री हो गया बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट में देखिए, एफडीआई भी हुआ। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई बेटा नई टेक्नोलॉजी के लिए। एंड दैट अलाइन दैट इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट भी हुई, और इंडस्ट्रीज हैज एक्सपीरियंस ए क्वांटम जंप। और हमने क्या एक्सपीरियंस किया बेटा, एक क्वांटम जंप को एक्सपीरियंस किया। मेंशन द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स बेटा। तो ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी देख लीजिए, 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी आई थी, जिसने फॉर्मुलेट किया था ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी को करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए क्वालिटी में। और तीसरा था इंश्योर करने के लिए गुड प्राइस टू द जूट फार्मर्स एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, ताकि वो क्या कर सके बेटा, गुड प्राइस मिल सके किसको, जूट फार्मर को, और ताकि एनहेंस हो सके क्या, हमारी यील्ड पर हेक्टेयर हमारी क्या हो सके बेटा, गुड हो सके। आगे देखिए, explain the factor responsible for localization of jute textile mills mainly on the banks of river high। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया की प्रोडक्टिविटी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा है, गुड्स को आप नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज या वाटरवेज से सप्लाई कर सकते हैं। वाटर प्रोसेस जिसकी चाहिए रोगों के लिए, उसमें वाटर है बेटा। और चीप लेबर वेस्ट बंगाल की और बिहार की और उड़ीसा की, उत्तर प्रदेश की है, इसलिए वहाँ पे जूट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, many of spinners export cotton yarn while apart from the apparel manufacturer have to import fabric। किसको import करते हैं बेटा, फैब्रिक को import करते हैं। explain the statement with appropriate reason। देखो, many of the spinners, बहुत सारे ऐसे spinners हैं बेटा जो एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन यान को। किसको एक्सपोर्ट करते हैं बेटा, कॉटन यान को। while apparel manufacturer have to import fabric, उनको क्या इंपोर्ट करना पड़ता है बेटा, फैब्रिक। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट रीजंस। देखो ये क्या क्या मतलब है, कि हम कॉटन यार्न को तो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट इंपोर्ट करते हैं फैब्रिक को। मत क्या, देखो, वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ यार्न। देखो, जो वीविंग का टाइम हो या नीटिंग प्रोसेसिंग में हाई क्वालिटी का उसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। देयरफॉर मेनी ऑफ आवर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न व्हाइल अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक्स। देखो, इसीलिए मैनी हमारे स्पिनर्स जो हो जाते हैं बेटा, वो क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं कॉटन यार्न को। किसको, कॉटन को, यार्न को। भाई अपन जो हमारे दूसरे स्पिनर है बेटा, क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वो हमारी गारमेंट को फीचर फीचर है ना। देखो जैसे क्या बोल रहा है, एसी देखो, वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग units cannot show much high in high quality yarn that is produced in the country। जो वीविंग होता है, नीटिंग होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये ज्यादा हाई क्वालिटी के यार्न का इस्तेमाल नहीं करती प्रोड्यूस इन द कंट्री। देयरफॉर मेनी ऑफ द आवर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न को तो एक्सपोर्ट करते हैं, और गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है। इफ वीविंग सेक्टर अगर हमारा इंप्रूव हो जाए, द यार्न कैन बी used in the country and garments can be exported to foreign exchange for the country। अगर वीविंग सेक्टर आपका इम्प्रूव हो जाएगा, तो यार्न कैन बी यूज्ड इन द कंट्री, यार्न का हम इस्तेमाल करेंगे और फैब्रिक को हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और हम हमारे गारमेंट्स को क्या कर पाएंगे बेटा, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये हमारा है मेन क्वेश्चन। आगे देखिए, what are the three main reasons for shifting of the sugar mill to the Maharashtra in recent year। देखो, शुगर भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, शुगर को भी आपको नहीं पढ़ना, ये भी आपका क्या बेटा, आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन फिर भी रीजन देख लेते हैं क्या क्या है। द केन प्रोड्यूस हैज ए हायर सुक्रोज कंटेंट। केन में क्या है बेटा, हायर सुक्रोज कंटेंट है, जो कि हमारी कहाँ पे मिलती है बेटा, हमें कहाँ पे मिलती है, ये हमारी वहाँ पे जहाँ पे हमारा है महाराष्ट्र वगैरह, वहाँ पे हाई शुगर कंटेंट मिलती है। कूलर क्लाइमेट है जो इंश्योर करती है लॉन्गर क्रशिंग सीजन, और कूलर क्लाइमेट में हमारा क्या होता है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन आता है। और कोऑपरेटिव और मोर सक्सेसफुल होते हैं बेटा स्टेट में। कौन होते हैं बेटा, कूलर क्लाइमेट विच इंश्योर है लॉन्गर क्रशिंग सीजन भी आता है। और कोऑपरेटिव क्या होता है, मोर सक्सेसफुल। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको स्किप करेंगे।
थ्री फैक्टर है बेटा, जिसे कॉटन टेक्सटाइल हमारी कहाँ पे है, मुंबई में और अहमदाबाद में है, तो वही रो कॉटन मिलता है, चीप लेबर है और मोस्ट क्लाइमेट आपकी कंडीशन है। दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस, फिर भी हमने ग्रेडिंग इसकी ले ली है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड ए मिनी स्टील प्लांट स्टेटिंग 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ बनाना बेटा। देखो सीधी सी बात है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है, लार्जर देन ए मिनी स्टील प्लांट से क्या होता है बेटा, लार्जर होता है। मिनी स्टील प्लांट क्या करते हैं, स्टील स्क्रैप का इस्तेमाल करते हैं, स्पॉन्ज आयरन का, वाइल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यूज करता है रॉ मटेरियल दैट इज आयरन ओर फॉर मेकिंग स्टील के लिए बेटा। मिनी स्टील प्लांट प्रोड्यूस करता है माइल्ड एंड एलॉय स्टील, वाइल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट प्रोड्यूस करता है ओनली स्टील, ये माइल्ड एंड एलॉय स्टील भी प्रोड्यूस करता है। टू फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल, ये आपका इन सिलेबस है, ध्यान से पढ़िए। मेंशन एनी टू फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे दो कौन से हैं बेटा कंट्रीब्यूट किया जिन्होंने किसमें, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है, तो दो सेंटर्स के बारे में बताना जो इंडस्ट्री में लोकेटेड है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट, क्या इंट्रोडक्शन किसकी हुई बेटा, न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स बेटा स्टिमुलेटेड किया डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट में, किसका, न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स बेटा, नए भी हैं और जो साथ साथ चलने वाले वो भी हैं, उनकी डिमांड ने क्या कर दिया व्हीकल्स में बेटा, स्टिमुलेटेड कर दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आई, अलाइन द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ। द टू सेंटर वन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आर जमशेदपुर एंड गुड़गांव में दो सेंटर है बेटा, जिससे ग्लोबल डेवलपमेंट भी हमारी हुई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन व्हाट आर द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के क्या क्या हमारे हो सकते हैं बेटा, जो हमारे हो सकते हैं रीजंस हैं वो क्या क्या, फ्रेश वाटर के देखो, fresh water sources are polluted by organic and inorganic wastes and effluent discharged by industries into rivers। तो फ्रेश वाटर जो हमारा पोल्यूटेड होता है बेटा, वो होता है ऑर्गेनिक के द्वारा और इनऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा। एफ्लुएंट्स क्या है हमारे बेटा यहाँ पे, डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्रीज इनटू रिवर। द मेन कल्प्रिट्स आर पेपर एंड पल्प, कौन सी है बेटा, पेपर एंड पल्प है एक तो, और उससे अगले वाली कौन सी है बेटा, केमिकल है, और उससे अगले वाली कौन सी है बेटा, टेक्सटाइल है, कौन सी है, टेक्सटाइल है, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज है और आपकी टैनरीज है इंडस्ट्रीज की। ये मेन कल्प्रिट्स है बेटा किसके पीछे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के पीछे। एक बार और बता देता हूँ, फ्रेश वाटर सोर्स आर पोल्यूटेड बाय ऑर्गेनिक के द्वारा और किसके द्वारा, इनऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा, एफ्लुएंट डिस्चार्ज बाय द इंडस्ट्रीज इनटू रिवर्स में जो करते हैं। मेन कल्प्रिट्स कौन कौन है बेटा, पेपर एंड पल्प हो गया, केमिकल या टेक्सटाइल हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया, या फिर आपकी टैनरीज हो गया। ये सारी की सारी क्या है बेटा, हमारी मेन चीज है जो कि पोल्यूशन के लिए ये पूरी जिम्मेदार है। थ्री मेजर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स को रिड्यूस करने के लिए, सबसे पहले मिनिमाइज कीजिए, हमने एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसके में से पढ़ सकते हैं। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग, सबसे पहले यूज कीजिए वाटर का किस प्रोसेस के लिए, रीयूज के लिए। एंड रिसाइकलिंग इट इनटू टू और मोर सक्सेसिव स्टेज में इसको रिसाइकल कीजिए। सेकंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट अगर नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज में वाटर जा जाता है और उसके बाद क्या हो जाती है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर एंड पॉन्ड्स, किसका ट्रीटमेंट कीजिए बेटा, हॉट वाटर का और किसका, एफ्लुएंट्स का, बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स, जो कि तीन स्टेजेस में होता है रिसाइकल, दैट इज प्राइमरी, सेकंड एंड टर्सरी। तो पहले में क्या, फिजिकल मेथड, दैट इज मैकेनिकल मेथड होता है। सेकंड में आपका कौन सा मेथड होता है, सेकंड मेथड आपका होता है जो आपका बायोलॉजिकल होता है, और थर्ड में तो मैकेनिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, तीन के तीन मेथड आपके आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये थे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर में आने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन 37 से, ये हमारे 57 तक है, 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें से कुछ आपके डिलीटेड भी होंगे जो आपको नहीं करने हैं बेटा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।